हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का साइंस लेके आया हूं, और जिसमें कि मैं आज आप लोग को चैप्टर फर्स्ट के विज्ञान और मापन के कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप लोग इस सभी पॉइंट को याद कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में या 10th के एग्ज़ाम में या आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे आपके लाइफ में साइंस से रिलेटेड, वो सारे में आपके इन सभी से प्रश्न बनेंगे और आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग अभी से ही इसको याद कर लेते हैं तो आगे आपको याद करने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। और अगर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मैं आप लोगों को भारती भवन के बुक से पढ़ाता हूं, और आप लोग ये सब बुक खरीद लेंगे और मैं आप लोगों को इसके जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइन बाय लाइन लिखा दूंगा। आप लोग याद कर लीजिएगा और चैप्टर को अपने से पढ़ लीजिएगा, तब आपका बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जितना मैं लिखाता हूँ, मैं जितने भी नोट्स पॉइंट थे इसमें पूरा को एकत्रित करके और आप लोगों के लिखा दे, और प्रत्येक चैप्टर का भी नोट्स पॉइंट बनवा दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। तो अगर आप लोग को ये सभी जानना चाहते हैं और तो अपने कॉपी पे लिख लीजिए और सारे प्रश्न उत्तर को अच्छे तरीके से बना लीजिए। तो आपका क्या होगा, तो इसमें कंसेप्ट मिलेगा और आप लोगों को अच्छा भी लगेगा पढ़ने में और याद भी होगा। हाँ, लेकिन जितना पार्ट में पार्ट करवाता हूँ आप लोग को यो याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर तपस्या मन से लगन से नहीं किया जाए तो वो सक्सेस नहीं होता है, तो इसीलिए लगन से कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम विज्ञान और मापन में समझने वाले हैं जो विज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो सारे बच्चे, अधिकतर बच्चे हमारे जानते ही होंगे जो विज्ञान क्या होता है और क्या नहीं होता है। जैसा कि आप सभी को क्लास 7 से या क्लास 6 से ही 5 से क्लास से ही साइंस का शुरू हो जाता है। तो साइंस विज्ञान 5 या 7 से 6 से शुरू हो जाता है, तो आप लोग ने 6 क्लास से ही पढ़ते होंगे। तो विज्ञान क्या है नहीं है, आज हम क्लास 9th में जानने वाले हैं, और इससे पहले भी जाने थे। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो मैंने क्या लिखा है, जो सावधानी पूर्वक किसी भी चीज़ का अगर हम लोग सावधानी पूर्वक, मतलब पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है ना, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान में क्या है, अगर आप लोग एक चैप्टर आज पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर, उस हर एक चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ के डायरेक्टली सेकंड चैप्टर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आपको पूरा प्रत्येक चैप्टर व चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड चैप्टर, फिर फोर्थ चैप्टर, अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा, जो चैप्टर मतलब बुक लीजिएगा खोल के डायरेक्टली फोर्थ चैप्टर पढ़िएगा, तो आपको बिल्कुल ही नहीं के बारे में समझ में आएगा। हाँ, लेकिन जब अगर आप लोग पहले चैप्टर पढ़ते हैं, दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, चौथा चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपका एक कंसेप्ट भी मिलेगा और समझ में भी आएगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो हमारे ऑफलाइन के हैं, ऑनलाइन के हैं, हमारे कमेंट करते हैं, सर हम बुक तो पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है। आपको बुक पढ़ना आता ही नहीं है, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। आप क्या करेंगे, तो एक पेंसिल ले लेंगे, अब पढ़ते टाइम जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइन लगेगा बस उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। अब बहुत सारे बच्चों को मन में रहता है जो हमारा किताब पे हम लिखेंगे नहीं, ये नहीं करें। अरे भाई, किताब पे लिखेंगे क्यों नहीं, लिख सकते हैं आप लोग, बस अंडरलाइन करने के लिए हम कट पेंसिल से बोले, आप थोड़े ना घसने के लिए वहाँ पे बोले हैं, आप अंडरलाइन करने के लिए हम इसलिए बोलते हैं। तो जब आप उसको एक चैप्टर को पढ़ने में आप कितना समय लगेगा, मान लीजिए एक दिन में आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि 5 पन्ना 6 पन्ना ही है। जो चैप्टर बड़ा हो उसे कोई बात नहीं, दूसरा 2 दिन में लगा दीजिए, लेकिन टोटल इसमें 6 चैप्टर है। तो आपको हम मतलब कहने के मतलब से 6 चैप्टर 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देना है पढ़ के, और आप लोगों को क्या करना है, तो फिर से रिपीट करना है। क्योंकि एक चैप्टर को आप लोग अगर जितना बार पढ़िएगा आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर होगा। अगर 50 बार हो तो 50 बार पढ़ जाइए, बिल्कुल ही आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ उसका लाइन बाय लाइन आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बातें कम करेंगे और चलिए आप समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किए गए ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आप विज्ञान को क्या किया गया, तो बहुत सारे वैज्ञानिक सब बैठे हुए, तो वो विज्ञान को 2 पार्ट्स में विभाजित कर दिया, एक भौतिकी, एक जीव विज्ञान। पहले हम लोग जानते थे जीव विज्ञान को 3 भाग में, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, एक भौतिक विज्ञान और एक जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का संबंध मेरा किससे होता है, तो निर्जीव पदार्थों से। तो जिस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से हो उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। अगर आप लोग परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को 2 से 3 बार रिपीट करूँगा तो आप लोग अच्छे से लिख भी सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके जब पहले शुरू से अंत देख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा।
देखिए, जिस विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से हो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिस विज्ञान का संबंध सजीव पदार्थों से उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान में कहीं से कोई क्लियर भी नहीं हुआ, मतलब कोई डॉट से नहीं बचा होगा। तो विज्ञान कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में, एक भौतिक विज्ञान, एक जीव विज्ञान। अब हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया। भौतिक विज्ञान को 2 पार्ट्स में बांटा गया, एक भौतिकी, एक रसायन शास्त्र। एक भौतिकी, एक रसायन शास्त्र। तो भौतिकी में तो हम लोग परिभाषा जो हो बल, न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र, ध्वनि, ये सब पढ़ते हैं। और रसायन शास्त्र में हम लोग केमिकल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब की अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। तो हम जब पढ़ेंगे इन लोगों को, मतलब इन सारे बुक को, तो समझेंगे वहाँ पे, ठीक है। प्रत्येक बुक के चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा और अच्छे तरीके से समझाऊँगा। हाँ, अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आपको एक अच्छा कंसेप्ट मिलेगा, अच्छा समझ में भी आएगा, ठीक है। अब देखिए जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया, एक वनस्पति विज्ञान, एक प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान और एक प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो जिस विज्ञान का संबंध पेड़ पौधा से हो, जिस विज्ञान का संबंध पेड़ पौधा से हो। इसमें क्या होता है? तो पेड़ पौधा। तो जिस विज्ञान का संबंध क्या होगा? पेड़ पौधा से हो, वो विज्ञान मेरा वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। जिस विज्ञान का संबंध पेड़ पौधा से हो वो क्या हो जाएगा? तो वनस्पति विज्ञान। और जिस विज्ञान का संबंध जीव जंतु से हो, जीव जंतु से हो वो क्या हो जाएगा मेरा? तो प्राणी विज्ञान। जिस विज्ञान का संबंध जीव जंतु से हो वो मेरा क्या हो जाएगा? प्राणी विज्ञान। तो आशा करता हूँ ये विज्ञान के ये जितने प्रकार थे और टाइप्स थे आपको क्लियर हुआ होगा और अच्छा लगा होगा। अब हम लोग मापन, विज्ञान और मापन में, विज्ञान को समझ गए। अब मापन में क्या होता है? तो मापना, यानी कि चलिए अब किस प्रकार से हम फिजिकल भौतिक राशियों को मापते हैं, नहीं मापते हैं, वो सभी के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मात्रक को समझेंगे। तो मात्रक क्या है? तो किसी भी राशि की माप के लिए, चाहे कोई सी भी राशि ले लीजिए, उसके माप के लिए हमें क्या कुछ ना कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। किसी भी राशि की माप के लिए हमें क्या होता है? तो कुछ ना कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसी मानक को हम क्या कहते हैं? उस राशि का तो मात्रक कहते हैं। आप लोगों को पता चल गया हो जो मात्रक क्या होता है? नहीं होता है। तो जैसे कि अगर हम किसी भी राशि को, मान लीजिए किसी भी राशि को माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, इसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। इसी राशि को क्या कहते हैं? तो उस राशि का मात्रक कहते हैं। अब देखिए, हमें किसी भी राशि को माप के लिए 2 चीज़ का ध्यान रखना आवश्यक होता है। एक तो मात्रक और एक संख्यांक। एक मात्रक और एक संख्यांक। जैसे कि अगर मान लीजिए हम 2 मीटर ही लिखते हैं, 2 मीटर, तो इस 2 मीटर, तो ये मीटर क्या हो गया? तो मेरा मात्रक हो गया। और ये क्या हो गया? तो संख्या हो गया। किसी भी राशि अगर हम मान लीजिए 5 केवल लिख दे तो इससे हमारा ये माप नहीं दर्शाता है ये 5 क्या है और नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम इसी को मान लीजिए मीटर लिख दे या किलोमीटर लिख दे तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये दूरी के लिए दिया गया है, ये दूरी के लिए दिया गया है। या यहाँ पे हम 5N लगा दें, यानी कि न्यूटन ही लगा दे, तो हमें इससे ये पता चलता है जी ये बल है, क्योंकि 5 न्यूटन का बल लिखा गया है। तो ये मेरा मात्रक हो गया और ये संख्यात्मक मान हो गया, ठीक है, परिणाम हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को मात्रक जो था वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग भौतिक राशियों को समझने वाले हैं, भौतिक राशि को समझने वाले। तो भौतिक राशि क्या है? देखिए, भौतिक राशियाँ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़, ये तो आपसे भी जानते होंगे, ठीक है। देखिए, भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, आप भौतिक के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, छोटा छोटा ही परिभाषा है, आप लोग 2 मिनट के अंदर 5 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। आप भौतिक के नियम को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा, वेग इत्यादि। आप लोगों से एग्जाम में ये उदाहरण पूछा जाता है, वैसे डिफिनेशन परिभाषा भी पूछा जाता है, इसका परिभाषा पूछा जाता है मात्रक का। और भौतिक राशि के अधिकतर एग्जाम में आप लोगों को जैसे कि एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, ठीक है। अब हम लोग आधारी राशि के बारे में पढ़ने, भौतिक राशि तो समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी भौतिक राशि होती है? तो एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। कौन कौन सी? एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। एक आधारी राशि, एक व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि को हम लोग, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या है, बेस और या बेसिक क्वांटिटीज़ भी कर सकते हैं, और एक इसका होता है डेरिव्ड क्वांटिटीज़। देखिए, मेरा इंग्लिश थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो आप लोग पढ़ने से खुद से कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हमको उतना आता है जितना कि मैं आप लोगों को बता सकूं, ठीक है ना। डेरिव्ड क्वांटिटीज़,
ठीक है, व्युत्पन्न राशि का। अब आधारी राशि, आधारी राशि क्या होता है, नहीं होता है, ये सब के बारे में समझने वाले हैं। तो आधारी राशि देखिए, तो वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती हो, जो स्वतंत्र राशि हो उसे हम लोग आधारी राशि कहते हैं। आप लोग डायरेक्टली भी बोल सकते हैं जो वैसी राशि जो स्वतंत्र हो आधारी राशि कहलाती है, या हमारे साथ ही आप लोग 5 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या बोलना है, तो वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती हो आधारी राशि कहलाती है। वे राशि जो स्वतंत्र मानी जाती हो आधारी राशि कहलाती है। तो वो कौन सी ऐसी राशि है जो स्वतंत्र हो, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ये सब क्या है, स्वतंत्र है। ये सब क्या है, स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्र है तो क्या होगा, आधारी राशि होगा। और ये किसी पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ये आधारी राशि होगा। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आधारी राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। आप लोग याद कर लेंगे। और कौन कौन सी होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। जो आधारी राशि की संख्या 7 होती है तो वो सब कौन कौन होती है। अब हम लोग जानने वाले हैं व्युत्पन्न राशियाँ। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, नहीं होती है। देखिए, वे राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है, वे राशि जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती हो, क्या कहलाता है, हमारा व्युत्पन्न राशि। वे राशि जो हमारा आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है वो हमारा व्युत्पन्न राशि कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल, आयतन। आप क्षेत्रफल में बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए इसमें लंबाई आ रहा है। आयतन में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये मतलब बिल्कुल फ्री नहीं है। इसमें करने का मतलब ये आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। अब लंबाई, आयतन का बात करें तो आयतन क्या होता है, तो लंबाई, लंबाई क्या है मेरा, आधारी राशि। चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब क्या है, आधारी राशि है। और उस पे ही निर्भर करता है बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे व्युत्पन्न राशि। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये व्युत्पन्न राशि तक अच्छे तरीके से कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा, आपको कंसेप्ट के साथ अच्छा भी लगा होगा। अब अभी हम लोग करने वाले हैं इससे आगे हम लोग आधारी मात्रक, आधारी व्युत्पन्न मात्रक और सारे पॉइंट्स को समझेंगे। CGS पद्धति, MKS पद्धति, मिट्री पद्धति, ब्रिटिश पद्धति, ये सभी को समझेंगे। और इतना आपको अच्छा से हम बताएंगे मतलब जिससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। याद करने का आपको ज़रूरी भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आपको मैं दिमाग में घुसा दूंगा एक वीडियो के अंदर में। हाँ, लेकिन आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसको क्या कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्या कीजिए तो अपने कॉपी पे वीडियो को पॉज करके तुरंत उतार लीजिए। और 2 मिनट नहीं लगेगा उतारने में, क्योंकि छोटा ही मैंने मतलब थोड़ा सा ही लिखा हूँ। उसके बाद आगे हम लोग करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग मतलब आधारी राशि तक तो समझ चुके थे, व्युत्पन्न राशि तक। अब हम लोग आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, मात्रकों की पद्धति, इस प्रकार से जितने भी आगे पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स को समझेंगे और अपने दिमाग में सेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे जो आधारी मात्रक क्या होता है और नहीं होता है, और इसे आप लोग को याद करना होगा। अगर आप लोग इसे याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आधारी मात्रक किसे कहते हैं या आधारी मात्रक का परिभाषा लिखे, ऐसा इस प्रकार से आप सब लोगों के एग्जाम में बन सकता है। तो क्या होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, वो कौन सा मात्रक हो जाएगा, मेरा आधारी मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को आधारी मात्रक समझ में आया होगा। अब व्युत्पन्न मात्रक देखिए, जो वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है, वह मात्रक जो आधारी मात्रक पर निर्भर करता है व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जिस प्रकार से हम लोग आधारी राशि पढ़े थे और व्युत्पन्न राशि पढ़े थे, उसी प्रकार से दोनों है, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी। अब चलिए मात्रकों की पद्धति समझते हैं। तो मात्रकों की पद्धति क्या होता है, और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो मात्रकों की पद्धति क्या होती है इसे समझाए। तो देखिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रक में 2 आधारी मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि दोनों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। फिर से समझना है आप लोगों को, सभी प्रकार के राशियों के लिए, जितने भी प्रकार के राशि है के लिए मात्रकों, आधारी तथा व्युत्पन्न दोनों के पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रकों की पद्धति कहते हैं। तो आशा करता हूँ मात्रकों की पद्धति भी समझ में आ गया होगा। अब मात्रकों की, जैसे कि आधारी मात्रक की कुछ प्रमुख पद्धतियाँ हैं वो हम समझेंगे। आधारी मात्रक के कुछ प्रमुख पद्धतियाँ, इसी प्रकार चलिए तो आधारी मात्रक की कुछ प्रमुख पद्धतियाँ को समझते हैं। तो क्या सब है आप लोग देखेंगे यहाँ पे। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, देखिए हर एक देश में क्या होता है ना, तो हर एक देश में जैसे कि लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग अपने भारत देश में मीटर के नाम से, या दूसरे देश में अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो पाउंड, कहीं दूसरे जगह पे जाएंगे तो नहीं, लंबाई को मीटर, कहीं सेंटीमीटर, कहीं उससे छोटा भी, जैसे कि आप बोल सकते हैं किलोमीटर, इस प्रकार से भी सूचित किया जाता है।
तो हर एक देश में अलग अलग प्रचलित था। अगर मान लीजिए हमें गेहूँ लेना था या आटा ही लेना है तो आटा को हम लोग किस में बोलते हैं, किलोग्राम में। और अगर आप लोग दूसरे देश में जाइएगा तो कुछ कुछ ऐसा भी देश है जहाँ पे पाउंड में बोला जाता है। तो आप लोगों को वहाँ पे क्या होगी, तो कठिनाई होगी। आप बोलेंगे हमको 1 किलोग्राम आटा दे दीजिए या गेहूं दे दीजिए, लेकिन वो किलोग्राम समझते ही नहीं थे। तो ऐसा क्या किया, तब सभी मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय एक सम्मेलन बैठाया और उसमें से एक SI पद्धति निकल के आया। SI पद्धति में अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है, आप लोग कहीं भी जाइएगा, जैसे कि लंबाई का SI पद्धति होता है मीटर, आपको मीटर बोलिएगा जो 5 मीटर हमको तार दे दीजिए तो आप लोगों को 5 मीटर तार मिल जाएगा। हाँ, SI मात्रक पूरे विश्व में प्रचलित है। और यहाँ पे अभी पहले हम लोग पढ़ेंगे फुट पाउंड सेकंड पद्धति, SI पद्धति को भी समझेंगे और उसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम समझेंगे फुट पाउंड सेकंड पद्धति, ये क्या होता है। तो ये होता है आधारी मात्रा के कुछ प्रमुख पद्धतियाँ प्रचलित है। इसमें से सबसे पहले हम लोग फुट पाउंड सेकंड पद्धति को जानने वाले हैं। इस पद्धति को हम लोग FPS पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, FPS पद्धति। इस पद्धति को हम लोग FPS पद्धति भी कहते हैं तथा इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसे हम लोग FPS पद्धति या ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इसमें से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस पद्धति को हम लोग FPS पद्धति कहते हैं, तो उसमें आपको याद रखना होगा जो फुट पाउंड सेकंड पद्धति को हम लोग FPS पद्धति कहते हैं। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो ब्रिटिश पद्धति निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो इस दोनों पॉइंट से आप लोगों को क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव के, तो आप लोग को अच्छा से याद रखना होगा। और आपसे इस प्रश्न में क्या पूछा जा सकता है, जो FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, फुट होता है। FPS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो पाउंड होता है। FPS पद्धति में समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुट पाउंड सेकेंड, तो यहाँ पे लंबाई का हो गया फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकेंड हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग FPS पद्धति चाहे या ब्रिटिश पद्धति आप लोग याद कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम दूसरा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, CGS पद्धति। अब CGS पद्धति क्या होता है तो समझेंगे अच्छे से। इस पद्धति को संक्षेप में हम लोग CGS पद्धति कहते हैं। CGS इसे छोटा ही नाम करके लिखा गया है। जैसे कि सेंटीमीटर को C से सूचित करते हैं, ग्राम को G से, S से सेकेंड को करते हैं। तो इसी प्रकार से संक्षेप छोटा करके लिखा गया है क्या, तो CGS पद्धति। आप जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, इतना लिखने में कितना हमारा पेज बर्बाद होता, तो उसे एक छोटा कर लिया जिससे कि हमें छोटा से लिखने में अच्छा भी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझ में भी आए, इसीलिए हम लोग इसे CGS पद्धति कहते हैं। और तथा इसे हम लोग मीट्री पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे भी 2 प्रश्न बनेंगे अगर आपसे पूछा जाए, जो अगर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति कहते हैं, CGS पद्धति या FPS पद्धति या MKS पद्धति। तो आप लोग को दिमाग में रखना होगा याद करके, जो FPS पद्धति नहीं CGS पद्धति कहते हैं और ना ही उसे MKS पद्धति कहते हैं। आपसे डायरेक्टली आप अगर दिमाग लगाएंगे तो C से सेंटीमीटर निकल के आता है, G से ग्राम निकल के आता है और S से समय निकल के आता है, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति हो गया। तो आशा करता हूँ आप लोग को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति को क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते वो समझ में आ गया होगा। इसे CGS पद्धति कहते हैं तथा इसे मीट्री पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो सेंटीमीटर होता है। आपसे अगर पूछा जाए जी CGS पद्धति में या सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का SI मात्रक, SI मात्रक नहीं, ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक CGS पद्धति में ग्राम और समय का CGS पद्धति मात्रक सेकेंड। समय का हमेशा हर जगह चाहे CGS हो, MKS हो या FPS हो, तीनों प्रत्येक कंडीशन में सेकेंड ही होता है SI मात्रक, चाहे SI मात्रक ही क्यों ना हो। और समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड। तो यहाँ से आप लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, यानी कि MKS पद्धति। MKS पद्धति क्या होता है, इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। यहाँ पे बड़ा नाम था उसे शॉर्ट करके मैंने लिख दिया, जो M से मीटर, K से किलोग्राम और S से सेकेंड। तो इस पद्धति को हम लोग कौन सा पद्धति कहते हैं, तो MKS पद्धति। इस पद्धति को हम लोग MKS पद्धति भी कहते हैं। और अब आपसे पूछा जाएगा जो MKS पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या होता है, तो आप लोग को बोलना है मीटर। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। MKS पद्धति में समय का मात्रा क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को CGS, FPS और MKS पद्धति तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। SI पद्धति देखिए, ये हर एक जगह का अलग अलग पद्धति था।
तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें कि एक एसआई पद्धति निकल के आया। एसआई पद्धति में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए अब जैसे कि यहाँ पे द्रव्यमान का एसआई मात्रक पाउंड है, आप लोग देखेंगे ना द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है, पाउंड है। तो अगर आप लोग बाहर जाते कहीं दूसरे जगह, कहीं किसी दूसरे देश में, तो अगर आप लोग वहाँ पे आप बोलते जो हमें 2 किलोग्राम दाल दे दीजिए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे पहले हमें पता नहीं था जो द्रव्यमान यानी कि द्रव्यमान कैसे मतलब किलोग्राम, हम तो किलोग्राम यूज करते हैं, तो आप लोग को तो पता, उन लोगों को पहले पता नहीं था जो द्रव्यमान कैसे मतलब किलोग्राम होता है। तो वो क्या करते, तो आप लोगों को वो समझ ही नहीं पाते जो हमें 2 किलो मतलब दाल आप बोल रहे थे, दाल तो समझता, लेकिन 2 केजी दाल देने के बारे में वो समझ भी नहीं पाता जब तक कि आप उसको पाउंड ना बोलते। जो आप चाहे 2 पाउंड बोलिए, 4 पाउंड बोले, तब तक वो आप लोगों के बात को समझ ही नहीं पाता। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक हुआ जिसमें हमारा एक एसआई पद्धति निकल के आया। और एसआई पद्धति क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होता है, उसमें लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, ये निकल के आया। अब आप लोग कहीं पर भी जाइएगा तो एसआई पद्धति में जो जिसका मात्रक होता है वो मतलब आप दूसरे देश में भी उससे बोलिएगा तो आप वो समझ जाएगा जो हमसे ये मांग रहा है या चाहे ये नहीं मांग रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को एमकेएस पद्धति तक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, शुरू से लेकर और एमकेएस पद्धति तक। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले, पार्ट 2 में इससे आगे करेंगे जिसमें कि हम लोग समझेंगे कि आधारी मात्रक मैंने आप लोग को इससे पहले बताया था, जिसमें कि 7 है, उन सारे मात्रकों को समझने वाले हैं और उससे लिखने वाले हैं आधारी राशि के और उसके एसआई मात्रक को भी। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आशा करता हूं दोस्त। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।